आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के लिए पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है, उसका यूनिट 10 उच्च शिक्षा एवं प्रणाली, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। भारतीय वैदिक परंपरा में 4 मुख्य वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र और सूक्तियां मिलती हैं तथा प्राचीन समाज एवं धार्मिक विचारों तथा प्रकृति से संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। इसलिए वैदिक संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में इसका विशेष महत्व है। इसलिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान में शिक्षा को सामाजिक विकास और नागरिक कल्याण से जोड़ा गया है। प्रश्न में विशेष रूप से सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान पूछा गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना और राज्य को इस दिशा में आवश्यक प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा का प्रसार, समान अवसर, साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसलिए दिए गए विकल्पों में अनुच्छेद 45 ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में ऐतिहासिक स्थानों का उनके सीखने की विशिष्ट अनुशासन से सही मिलान कीजिए। यहाँ पे ABCD में एक सूची है। सूची नंबर 1, ऑप्शन ए है तक्षशिला, उसके बाद उज्जैन, सारनाथ, अजंता। जबकि जिससे मिलान करना है वो है खगोल विज्ञान, बौद्ध धर्म, कला, वास्तुकला और चित्रकला और लास्ट है औषधि। तो इसमें से कौन सा होगा? तो जो सारनाथ है वो बौद्ध धर्म के लिए ही प्रसिद्ध है। जबकि तक्षशिला औषधियों के लिए प्रसिद्ध था, या वो औषधि के बारे में सिखाया जाता था। और उज्जैन जो है वो खगोल विज्ञान ही सिखाया जाता था। उज्जैन में जो है वो अ, खगोल विज्ञान के बारे में वहाँ सिखाया जाता था। और अजंता कला, वास्तुकला और चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का आएगा, तक्षशिला का आएगा यहाँ पर औषधि, ए का 4th आएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। तक्षशिला का संबंध दिए गए प्रश्न में औषधि से है, इसलिए 4th आंसर हो जाएगा ई का। उज्जैन प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए उज्जैन का सही उत्तर खगोल विज्ञान आएगा। सारनाथ बौद्ध धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उसका, इसलिए सारनाथ का बौद्ध धर्म आंसर हो जाएगा। और लास्ट में अजंता अपनी गुफाओं, अभिचित्रियों और कला वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए अजंता का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, कला, वास्तुकला और चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल रूप से प्राचीन प्राचीन शिक्षा में प्रक्रिया में बुनियादी कौन से चरण शामिल थे? प्राचीन के शिक्षा प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल थे? ऑप्शन ए कितने चरण शामिल थे? 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3। प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया को मूल रूप से 3 बुनियादी चरणों में विभाजित किया गया था। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि विद्यार्थी के व्यवहार और अस्तित्व का विकास करना भी था। शिक्षा एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ती थी, जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता, उसे समझता और जीवन में उसका उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ता था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3। प्राचीन शिक्षा की जो चरण था वो 3 चरण में ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। इसमें कौन-कौन से शामिल है? कौन से 6 वेदांग शामिल है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति
ऑप्शन 5 है छंद और 6th है ज्योतिष ज्योतिष। तो ये सभी 6 वेदांग है, इन्हीं की रचना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बारे में जानते हैं। वेदांग वैदिक साहित्य के अध्ययन और सही समझ के लिए विकसित किए गए 6 सहायक विषय है। शिक्षा, उच्चारण और ध्वनि से संबंधित कल्प, वैदिक कर्मकांड से, व्याकरण भाषा की संरचना से, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ से, छंद मंत्रों की छंद रचना से तथा ज्योतिष समय और खगोलीय गणना से संबंधित है। इसलिए ये 6 आंसर वो जो है वो सही हो जाएंगे। यही 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का क्या माध्यम था? ऑप्शन ए संस्कृत था, ऑप्शन बी पाली था, ऑप्शन सी हिंदी था या फिर ऑप्शन डी उर्दू था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। वैदिक शिक्षा का मुख्य आधार वेदों की वैदिक साहित्य का अध्ययन था। वैदिक मंत्र, सूक्तियां और संबंधित साहित्य संस्कृति की प्राचीन वैदिक भाषा में उपलब्ध थे। इसलिए वैदिक शिक्षा में संस्कृत का विशेष महत्व था। विद्यार्थियों को मंत्रों का पाठ, उच्चारण और उनसे संबंधित ज्ञान सिखाया जाता था। पाली का संबंध मुख्यतः बौद्ध साहित्य से तथा हिंदी और उर्दू का विकास बाद के इतिहास कालों में हुआ। इसलिए दिए गए विकल्पों में संस्कृत ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं एवं उपाधियों का सही मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है 24 वर्षीय पाठ्यक्रम, अगला है 36 वर्षीय पाठ्यक्रम, उसके बाद है 48 वर्षीय पाठ्यक्रम। तो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को हम बोलते थे स्नातक, 24 वर्षीय पाठ्यक्रम को वसु बोला जाता था, 36 वर्षीय पाठ्यक्रम को रुद्र बोला जाता था और 48 वर्षीय पाठ्यक्रम को आदित्य बोला जाता था। 12 वर्षीय मतलब इसमें एक वेद का अध्ययन होता है, इसमें 2 वेद का, 36 में 3 वेद का अध्ययन होता है और 48 में 4 वेदों का अध्ययन होता है। तो ए का सही आंसर हो जाएगा स्नातक मतलब 4th, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा को केवल कुछ वर्षों तक चलने वाली सामान्य पढ़ाई के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान की मात्रा और अवधि के आधार पर भी इसे विभाजित किया जाता था। वैदिक शिक्षा में वेदों का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। यदि कोई विद्यार्थी एक वेद का अध्ययन करता है तो उसके लिए 12 वर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित था। इसी प्रकार 2 वेदों के अध्ययन के लिए 24, 3 वेदों के अध्ययन के लिए 36 और 4 वेदों के अध्ययन के लिए 48 वर्ष का समय बताया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में निम्नलिखित में से किन प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा शामिल थी? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी है धर्मसूत्र। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में इन सारे ग्रंथों की शिक्षा शामिल थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान का आधार विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक ग्रंथ थे। वेद वैदिक ज्ञान और धार्मिक परंपरा के मूल ग्रंथ माने जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक कर्मकांड और यज्ञों की व्याख्या से संबंधित है। उपनिषद भारतीय दार्शनिक चिंतन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिनमें आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान और जीवन जैसे विषयों पर विचार मिलता है। धर्मसूत्र सामाजिक, धार्मिक, आचार और कर्तव्यों से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए ये सारे जो ऑप्शन है उसमें ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए किस युग में भारत में उच्च शिक्षा को झटका लगा था? मतलब उच्च शिक्षा कहाँ पे बहुत कम हो पाई या उच्च शिक्षा सबसे कम कहाँ पर थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश काल, ऑप्शन बी बौद्ध काल, ऑप्शन सी मुगल काल या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्रता के बाद का युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुगल काल। प्राचीन भारत जैसे वैदिक काल या बौद्ध काल है, उसमें शिक्षा के लिए नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सक्रिय थे। लेकिन मध्यकाल और मुगल काल के दौरान ही बाहरी आक्रमणकारों
राजनीतिक अस्थिरता और प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा और वे नष्ट हो गए। इस काल में शिक्षा मुख्य रूप से शासकों के व्यक्तिगत झुकाव पर निर्भर थी और उच्च शिक्षा, विशेषकर पारंपरिक विज्ञान और कला, इसको व्यवस्थित राजकीय संरक्षण नहीं मिल सका जो प्राचीन काल में प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को एक बहुत बड़ा झटका लगा मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में शिक्षा का उद्गम वैदिक युग से माना गया है। ऑप्शन बी है, प्राचीन साहित्य जैसे वेद, ब्राह्मण और उपनिषद आदि का ज्ञान हमें प्राचीन ऋषियों के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन ए है केवल कथन 1, ऑप्शन बी है केवल कथन 2, ऑप्शन 3 है दोनों और ऑप्शन 4 है दोनों में से कोई नहीं। तो भारत में शिक्षा का उद्गम वैदिक युग से माना गया, पहला तो सही है। प्राचीन साहित्य जैसे वेद, ब्राह्मण और उपनिषद आदि का ज्ञान हमें प्राचीन काल में ऋषियों के माध्यम से ही मिलता था, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। भारत की शिक्षा परंपरा को अत्यंत प्राचीन माना जाता है। वैदिक युग को उसके महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाता है। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद जैसे ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन ऋषियों और आचार्यों ने इस ज्ञान को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए दोनों कथन प्राचीन भारतीय शिक्षा और साहित्य के संदर्भ में सही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय न्याय या तर्कशास्त्र में उन्नत और विशिष्ट अध्ययन के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। वह कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए, जगदला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी, मिथिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी, नादिया विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी, वल्लभी विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा मिथिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सेकंड। प्राचीन भारत में अलग अलग शिक्षा केंद्र विशेष विषयों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। न्याय या तर्कशास्त्र में प्रमाण, तर्क, ज्ञान और सही निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता था। मिथिला विश्वविद्यालय न्याय या तर्कशास्त्र के उन्नत और विशिष्ट अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। इसलिए अन्य विकल्पों की तुलना में मिथिला विश्वविद्यालय ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार वेदों में छात्रों को वैदिक विद्यालयों में किस तरह के समारोह में प्रदर्शन के बाद प्रवेश दिया जाता था? ऑप्शन ए, उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी, उत्सर्जन समारोह, ऑप्शन सी, शतपथ समारोह या ऑप्शन डी, धनुर्विद्या समारोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनयन संस्कार समारोह। प्राचीन वैदिक शिक्षा में भारतीय शिक्षा में विद्यार्थी के शैक्षणिक जीवन में प्रवेश को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। उपनयन संस्कार विद्यार्थियों को गुरु और शिक्षा की परंपरा से जोड़ने वाला संस्कार था। इसके बाद विद्यार्थी गुरु के संरक्षण में रहकर वैदिक शिक्षा प्राप्त करता था। शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, गुरु सेवा और दैनिक जीवन की जिम्मेदारियां भी विद्यार्थी के प्रशिक्षण का हिस्सा थी। इसलिए दिए गए विकल्पों में उपनयन संस्कार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी, सीखने में तनाव कम करना, ऑप्शन सी, भविष्य में सीखने के लिए सशक्त बनना या फिर ऑप्शन डी, स्व सहायता को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, इसके बारे में जानते हैं। गुरुकुल प्रणाली में सभी शिष्यों को आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ता था। वे एक साथ रहते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ भिक्षा मांगते थे, जिससे समानता की भावना विकसित होती थी। साथ ही गुरु प्रत्येक छात्र को ध्यान, योग और शास्त्रों के माध्यम से उनकी प्रतिभा के उच्चतम स्तर तक यानी उत्कृष्टता तक ले जाते थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है। कथन नंबर 1, प्राचीन भारत में निशुल्क शिक्षा थी, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 है, प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रीकृत थी। तो ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन बी दोनों गलत, ऑप्शन सी एक सही एक गलत या ऑप्शन डी एक गलत और दो सही। तो कथन 1 सही है जबकि कथन दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। इसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में निशुल्क शिक्षा मानी जाती थी।
गुरुकुल में विद्यार्थी गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उसके बदले आधुनिक अर्थ में नियमित शुल्क देने की व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता, गुरु दक्षिणा देने की परंपरा थी। दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं थी। अलग-अलग गुरु, आश्रम, गुरुकुल और शिक्षा केंद्र अपने स्तर पर शिक्षा प्रदान करते थे। इसलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। अंतिम क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वल्लभी विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में अनेक महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा केंद्र थे। तक्षशिला को सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तक्षशिला ज्ञान और उच्च अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला भी महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा केंद्र थे, लेकिन इस प्रश्न में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में तक्षशिला को सही माना गया है। तो ये थे सीजी सेट 2026 के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6। थैंक यू।